हेलो टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमारा अगला टॉपिक है सेल, और हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल कैसे काम करता है और सेल क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। मतलब क्लास 12th में सेल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो पूरा का पूरा कवर करेंगे। तो सेल सिंपल वे पे आप सेल यूज करते होंगे अपने घड़ी में, टार्च में, रेडियो में। तो सेल क्या है? सेल एक डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल क्या है? एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब सेल दो टाइप्स के होते हैं। सेल कितने टाइप्स के होते हैं? दो, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है? इरिवर्सिबल। और सेकेंडरी सेल जो हमारा होता है वो रिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का मतलब होता है आप एक बार यूज कर सकते हैं, और रिवर्सिबल का मतलब होता है आप बार बार यूज कर सकते हैं। सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होती रहती है। तो एक आपका हो गया जैसे डेनियल सेल और ये ड्राई सेल, तो ये आपके क्या हैं? प्राइमरी सेल हैं। और एक है आपका नीफे सेल और लीड एक्यूमुलेटर, ये आपके सेकेंडरी सेल हैं। सेल का जो सिंबल होता है, ये आपका सेल का सिंबल होता है। बड़ा वाला प्लस होता है और छोटा वाला माइनस होता है। और इसको हम जो मेजर करते हैं, इसके ईएमएफ को हम वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया सेल क्या है। सेल एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये दो टाइप्स का होता है, प्राइमरी सेल होता है, सेकेंडरी सेल होता है। आपको जो प्राइमरी सेल होता है वंस टाइम यूज करेंगे आप। ठीक है। डिस्चार्ज हो गया तो आप बार बार इसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, और इसमें इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक है। ड्राई सेल एग्जाम्पल है। और जो आपका सेकेंडरी सेल है वो बार बार आप चार्ज कर सकते हैं, और इसमें जो केमिकल रिएक्शन है रिवर्सिबल होती है। कई बार आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे आपके फ़ोन की बैटरी हो गई, कार की बैटरी हो गई, आपकी स्कूटी की बैटरी हो गई। तो ये सारे के सारे सेकेंडरी सेल में आते हैं। और सेकेंडरी सेल से आप ज़्यादा करंट ड्रॉन कर सकते हैं एज ए कम्पेयर टू द प्राइमरी सेल। तो ज़्यादा सेल किस में मतलब ज़्यादा करंट आप किस में ले सकते हैं? सेकेंडरी से। और कम करंट किससे मिलेगा? प्राइमरी से। सिंपल वे पे याद रखिए कि प्राइमरी मतलब यूज वंस, एक टाइम, और सेकेंडरी मतलब रिचार्ज एंड रीयूज। सेकेंडरी का मतलब क्या है? रिचार्ज एंड रीयूज। ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है और ये कैसे काम करता है, सारी की सारी चीज़ें। ठीक है। अब समझिएगा, सेल में केमिकल रिएक्शन होती है, मैं आपको पहले ही बताया। तो जो केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर हो रहा है ना, वो करंट को अपोज कर रहा है। मतलब सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो अपोज द फ्लो ऑफ करंट। और वो जो अपोज करना है वही इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स इनसाइड ए सेल और बैटरी टू द फ्लो ऑफ करंट। तो जो सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, और इलेक्ट्रोड जो सेल के अंदर होते हैं, तो करंट को अपोज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये इनसाइड द सेल है, ये सेल का ईएमएफ है, और ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से। ठीक है। अब ई क्या है? ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। स्मॉल आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसे हम नापेंगे ओम में। आई क्या है? करंट, जिसे हम एम्पियर में नापेंगे। और भी है टर्मिनल वोल्टेज, जिसे हम मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसे हम वोल्ट में नापेंगे। और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से दिखाते हैं, और फार्मूला होता है ई माइनस बी अपान आई। इसको हम लोग डिराइव करेंगे। कौन क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। कौन किस पे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप थोड़ा समझिएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। एक पॉजिटिव टर्मिनल्स होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल्स होता है। तो ये इन दोनों के डिस्टेंस पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, तो आपका आर जो होगा वो ज़्यादा होगा। और अगर स्मॉल डिस्टेंस है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, तो आपका आर घटेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस घटेगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। ज़्यादा है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, कम है तो कम होगा। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ये देखिए स्मॉल एरिया, क्योंकि इसकी थिकनेस आपको कम लग रही होगी। और ये जो है ये लार्ज एरिया है, इसकी थिकनेस आपको ज़्यादा लग रही होगी। तो रेजिस्टेंस एरिया से कैसे रिलेट करता है? इन्वर्सली रिलेट करता है। अगर लार्जर एरिया है तो आर कम होगा, स्मॉलर एरिया है तो आर ज़्यादा होगा।
इसके लिए आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और इसके लिए आपका एक्सटर्नल मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। फिर अगला है नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, अगर हायर कंसंट्रेशन है तो सेल की जो करंट देने की कैपेसिटी वो ज़्यादा होगी। अगर हायर कंसंट्रेशन है, ठीक है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो आर घटेगा। आर क्या होगा? घटेगा। और अगर डाइल्यूट है, ठीक है, कम है, लो कंसंट्रेशन है, तो आर बढ़ेगा। समझ गए? तो डिस्टेंस से कैसे रिलेट कर रहा है? जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। एरिया जितना ज़्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना कम होगा। और हाई कंसंट्रेशन होगा तो आर घटेगा, लो कंसंट्रेशन होगा तो आर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोबिलिटी बढ़ेगी, आयंस की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। अगर हाई टेम्परेचर है तो आर घटेगा, लोअर टेम्परेचर है तो आर बढ़ेगा, ठीक है। याद रखना, इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द रियल सेल, प्रेजेंट होता है। इन कॉज ए ड्रॉप इन वोल्टेज इनसाइड द सेल, जो सेल के वोल्टेज को घटाता है। ईएमएफ हमेशा बड़ा होता है टर्मिनल वोल्टेज से। कैसे होता है? जैसे अभी नीचे हम बताएंगे आपको, इन पे भी बात होगी। व्हेन करंट फ्लो, ठीक है, जब करंट जाता है तो ईएमएफ बड़ा होगा। व्हेन नो करंट फ्लो, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। जब करंट नहीं जाता है तो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज आपस में बराबर होंगे, मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। तो बहुत सिंपल वे पे याद करिए कि लार्जर डिस्टेंस है तो आर बढ़ेगा, एरिया ज़्यादा है तो आर घटेगा, कंसंट्रेशन हाई है तो आर घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आर घटेगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम अपने अगले टॉपिक पर आ जाते हैं और वो है डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, सेल में दो केस होते हैं, एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब है कि सेल से कोई करंट नहीं जा रहा है, उस सर्किट में कोई करंट नहीं जा रहा। और क्लोज सर्किट का मतलब है कि करंट जा रहा है, सेल से करंट जा रहा है। तो ईएमएफ का मतलब होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस, देखो दोनों पोटेंशियल ही होते हैं, दोनों को हम पोटेंशियल में ही नापते हैं। ईएमएफ की एसआई यूनिट भी वोल्ट होगी और पोटेंशियल डिफरेंस की भी एसआई यूनिट वोल्ट होगी। तो चलो एक एक अंतर पे बात कर लेते हैं। पहला है ईएमएफ इज़ द टोटल एनर्जी सप्लाई बाय ए सोर्स लाइक ए बैटरी आर जनरेटर पर यूनिट चार्ज टू मेंटेन द करंट इन सर्किट। ये देखो, मेंटेन द करंट इन सर्किट, ठीक है। ईएमएफ का फार्मूला का तो W/Q, तो कितनी एनर्जी सप्लाई करो, वर्क डन ही एनर्जी है। वर्क डन क्या है? एनर्जी। पर यूनिट चार्ज कितना वर्क डन हो रहा है, वो ईएमएफ है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम टर्मिनल वोल्टेज भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्मिनल वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द एनर्जी यूज और ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ सर्किट। दो पॉइंट के बीच में कितनी एनर्जी सप्लाई होगी। आप देख पा रहे हो कि दोनों का फार्मूला क्या है? सेम, W/Q। इसे तुम E से दिखाते हो और इसे किससे दिखाते हो? V से दिखाते हो, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि W क्या है, W आपका वर्क डन है, मतलब एनर्जी सप्लाई है, Q चार्ज है। यहाँ पे बता रहा है कितनी एनर्जी जा रही है। अक्रॉस द बैटरी ऑफ सोर्स, कहाँ मेजर करते हो? जब कोई करंट नहीं जा रहा है, व्हेन द नो करंट इज डन, ठीक है। और जब करंट जाता है तो आप कहाँ मेजर करते हैं? रजिस्टर में, बल्ब में या मोटर में, तो वहाँ मेजर होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। व्हेन नो करंट फ्लो इज ए सर्किट, मतलब ओपन सर्किट का मतलब, ओपन सर्किट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो ओपन से मतलब कोई करंट नहीं जा रहा। अभी मैं आपको ऊपर बताया था, ओपन सर्किट मतलब नो करंट फ्लो, कोई करंट नहीं जा रहा है, या तो सर्किट ब्रोकन या स्विच ओपन, जो भी है, तब ये कंडीशन है मेजर करने की। और जब सर्किट से करंट जा रहा है, क्लोज सर्किट है, करंट जा रहा है सर्किट से, तो आपका पोटेंशियल काम करता है, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज जो होगा वो ईएमएफ कहलाएगा। और जब वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज क्या होगा? ड्रॉप होगा, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन टू द ईएमएफ, ठीक है। क्यों लेस होगा? बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों की यूनिट वोल्ट होगी तो अंतर नहीं है। लेकिन आप याद रखिएगा कि जब कोई भी सेल चार्ज हो रहा होता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, ड्यूरिंग द चार्जिंग दोनों आपस में बराबर होंगे। हो सकता है आगे आपको समझाने का मतलब लिखा हो कहीं, आपको बता दूं अभी से
कि अगर कोई भी आपका सेल चार्ज हो रहा है तो ईएमएफ आपका टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। वाई ईएमएफ इज ग्रेटर दैन पोटेंशियल डिफरेंस। देखो एवरी रियल सोर्स, जैसे मान लो कोई बैटरी हो गई और उस बैटरी का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और जैसे ही करंट जाता है, व्हेन करंट फ्लो सम एनर्जी इज लॉस्ट इनसाइड द सोर्स, अंदर एनर्जी का लॉस होता है, हीटिंग इफेक्ट और ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, देयरफॉर द टर्मिनल वोल्टेज भी बिकम्स स्मॉलर दैन ई। इसलिए ईएमएफ बड़ा होता है, किससे? पोटेंशियल डिफरेंस। आपसे पूछ सकता है वाई ईएमएफ इज ग्रेटर दैन पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप बताओगे कोई भी बैटरी जिसका अपना एक खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जब उससे करंट जाता है तो कुछ एनर्जी क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है, और इसीलिए जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है मतलब भी वो छोटा हो जाता है ईएमएफ से। ये रिलेशन अभी हम इस्टेब्लिश करेंगे। ई इक्वल होता है V प्लस आई आर, जहाँ पे ई क्या है? ईएमएफ है, और आपका V क्या है? पोटेंशियल है, आई क्या है? करंट है, और आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे सिंपल वे पे समझा रहा है कि ईएमएफ एनर्जी गिवन बाय सोर्स, सो कोई भी सोर्स कितनी एनर्जी दे रहा है, इज लाइक द टोटल वाटर पंप बाय पंप इन द पाइप सिस्टम। समझ रहे हैं एक एग्जांपल के थ्रू। और इट्स लाइक वाटर एक्चुअली यूज्ड, आप कितना यूज कर पा रहे हैं, कितना पानी भरा है और कितना आप यूज कर पा रहे हैं। जो पानी भरा है वो ईएमएफ है, और जितना आप यूज कर रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस है। मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया कि एक बैटरी का ईएमएफ है 12 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। जब कोई करंट नहीं जा रहा, जो मैं आपको बता रहा था ओपन सर्किट, जब कोई करंट नहीं जा रहा है तो आपका ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, 12 वोल्ट होगा। ईएमएफ इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जैसे ही मान लो उससे 2 एम्पेयर करंट निकल के आ गया, तो ये फार्मूला क्या होता है टर्मिनल वोल्टेज का, ये भी ड्राइव करेंगे, V इक्वल ई माइनस आई आर। तो 12 माइनस 2 इंटू 1 10 वोल्ट। तो जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस द बैटरी टर्मिनल, वो कितना हो गया? 10 वोल्ट, विच इज़ लेस दैन 12। तो घट गया ना। तो जब सर्किट से करंट जाएगा तो जो घट रहा है ना पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ 12 वोल्ट था, कितना हो गया? ये 10 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो वही टर्मिनल वोल्टेज है, वही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आपको अंतर समझ में आएगा। एक बार बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि मैं किसकी बातें कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। अगला जो डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये रिलेशनशिप बिटवीन, ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में आता है और बहुत ध्यान से देखना। ये एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। ठीक है, अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है। इंटरनल रेजिस्टेंस आपका कोई भी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स भरे होते हैं वो करंट को अपोज करते हैं, और वही इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगा। और आर जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये मान लीजिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमने हर चीज़ मेंशन कर दी है कि ई क्या है? ईएमएफ ऑफ सेल, आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या है? करंट, आई क्या है? करंट। तो आप सबको ओम्स लॉ पता है। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल आई आर, V इक्वल आई आर। तो I इक्वल क्या हो जाएगा? I इक्वल हो जाएगा V अपान आर। I इक्वल क्या हो जाएगा? V अपान आर। V क्या है? वोल्टेज ही तो है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E। और R क्या है? रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल है। एक आपको क्या है? इंटरनल, और एक आपको क्या है? एक्सटर्नल। तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अब मान लो कि इफ़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल इज V, सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज कितना है? V। तो फिर से ओम्स लॉ लगा दो, बाय ओम्स लॉ। तो I इक्वल हो जाएगा V अपान आर, V अपान आर। किस लॉ से? ओम्स लॉ से। अब इन दोनों इक्वेशन का एक साइड बराबर है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन का एक साइड बराबर है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? बराबर। तो ई अपान आर प्लस आर इक्वल V अपान आर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ई का आर से मल्टीप्लाई होगा तो ई आर हो गया, और भी आर हो गया। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं एक एक लाइन लगा के लाया हूँ ताकि आपको बहुत आसान लगे। ठीक है, ये हो गया V आर, और इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो V आर हो गया। V का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो V आर प्लस V आर हो गया। अब देखिएगा ये इधर प्लस में है, किधर है? प्लस में। उधर क्या जाएगा? माइनस में। तो ये ई आर माइनस भी आर, ट्रांसपोज कर दिए। अब इन दोनों में आर है, इन दोनों में क्या है? आर। तो आर आप कॉमन ले लिए,
आप कॉमन ले तो अंदर क्या बचा, ई माइनस भी बचा। तो स्मॉल आर इक्वल हो जाएगा आर अपान भी ई माइनस भी, क्योंकि इधर भी डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो जाएगा। अब ये आप इन दोनों से डिवाइड कर दीजिए तो ई अपान भी माइनस बी अपान भी, तो आपको कितना आ गया, आर इक्वल ई अपान भी माइनस 1। ठीक है, बी से बी कटेगा तो 1 आ जाएगा। ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला है। अभी जो आप इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला ऊपर यूज कर रहे थे, तो आप उसको भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये भी होता है और यहाँ से आप ये उठा लीजिए, क्योंकि अभी हमने ऊपर यूज़ किया तो मैं आपको बता दूँ वो फार्मूला कैसे आता है। तो आई इक्वल क्या है, ई अपान आर प्लस आर है कि नहीं है। तो इस इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा ई इक्वल आई आर प्लस कैपिटल आर। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जाएगा आपका आई आर, और आई का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आर हो जाएगा। और भी इक्वल क्या होता है, आई आर। तो इसके जगह पे आप क्या रख सकते हैं, आई आर प्लस भी। तो अब ये हो गया आपका ईएमएफ का एक फार्मूला हो गया। अगर आपको टर्मिनल वोल्टेज निकालना है तो इधर प्लस और इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो भी इक्वल हो जाएगा ई माइनस आई आर। तो ये फार्मूला आप यूज करें, ये टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला है। तो चाहे तो आप इससे स्मॉल आर की वैल्यू भी निकाल लें। जैसे इधर इससे देखिएगा एक और फार्मूला आ जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो रहा है बेटा, आपका ये प्लस है तो हो जाएगा ई माइनस भी इक्वल हो जाएगा आई आर, नहीं हो जाएगा। और आर का आई के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो आई इधर डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा ई माइनस भी अपान आई इक्वल आर। ठीक है, ई माइनस भी अपान आई इक्वल आर, ये आपका हो गया क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला हो गया जो हम ऊपर यूज़ कर रहे थे, ऊपर लिखा हुआ था, तो मैंने कहा आपको बता दूं। और ये भी होता है। और टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला ये आप इक्वेशन फर्स्ट उठा लेंगे, इक्वल आई प्लस आर हो गया, आई वही बात जो अभी भी इक्वल ई माइनस आई आर, तो ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब होता है कि सेल कंबाइन कितने तरीके से होते हैं। तो सेल को हम 3 तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। एक होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक हमारा होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सवाल ये है कि हम सेल कंबाइन ही क्यों करते हैं। ठीक है, तो जब हम सर्किट कोई बनाते हैं तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग वोल्टेज और करंट पा सकें, इसीलिए हम बैटरी को जोड़ते हैं। ठीक है, तो सवाल है कि हम क्यों जोड़ते हैं, कितने तरीके से जोड़ सकते हैं। तो हम सीरीज में जैसे जोड़ेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, पैरेलल में जोड़ेंगे तो करंट कैपेसिटी बैकअप बढ़ता है ना। तो कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, ये फार्मूला देखेंगे सारा का सारा जो हमारे एग्जाम में आता है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि यार सेल जोड़ते ही क्यों हो, तो उसको बताओ आपकी कभी कभी मुझे आउटपुट ज़्यादा चाहिए करंट या वोल्टेज का, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से सर्किट जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम सेल को कंबाइन करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, देखो एक सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ये याद रखिएगा, ये जो हम आपको बता रहे हैं ये सेम ईएमएफ का है। और फिर जब अगली बार जब हम आपको बताएंगे डिफरेंट ईएमएफ का बता देंगे कि उसका कैसे आता है, क्योंकि एनसीईआरटी में डेरिवेशन लगा हुआ है। तो आप देखिएगा ये ईएमएफ ई हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया, ईएमएफ ई हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस का आर है, और ये ईएमएफ ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। और सीरीज कॉम्बिनेशन होता है क्या है कि एक सेल के पास 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो जो नेगेटिव है ना, ये दूसरे वाले सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट है, और दूसरे वाले सेल का नेगेटिव नेक्स्ट सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट है, एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहता है। तो मान लीजिए आपके पास n सेल हैं जो सीरीज में जुड़े हुए हैं। कितने सेल हैं, n सेल जो किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा NE। क्या हो जाएगा, NE। भाई ये किस लॉजिक से कर रहे हो सर आप, तो आप एक सिंपल सा एग्जांपल समझो कि एक संतरे का दाम 10 रुपया, 10 संतरे का दाम 100 रुपये हो जाएगा। तो आपके पास ऐसे n सेल हैं, और अगर एक सेल का ईएमएफ E है तो n सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा, NE। अब एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो ऐसे n सेल है, तो टोटल रेजिस्टेंस भी इसी लॉजिक से क्या हो जाएगा, NR। तो इसमें कितना करंट जा रहा है, तो आप ओम्स लॉ सबको पता है, आई इक्वल हो जाएगा टोटल ईएमएफ अपन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, NE, और टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और एक्सटर्नल कितना है, R प्लस NR। तो याद रखिएगा कि जब सेल सीरीज कॉम्बिनेशंस में होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशंस का फार्मूला क्या होता है, I इक्वल NE अपान R प्लस NR। I इक्वल NE अपान R प्लस NR। कैपिटल R क्या है आपका, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और आपका जो
स्मॉल आर है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है और ई क्या है ईएमएफ। केस आप जानते ही हैं कि अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है तो जो चीज़ें बहुत कम होती है उसे इग्नोर कर दीजिए। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है आई इक्वल एन ई अपान आर प्लस एन आर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंटरनल रेजिस्टेंस को आप इग्नोर कर दीजिए तो आपके पास कितना बचेगा एन ई अपान आर। एन ई अपान आर मतलब नंबर ऑफ सेल का और एक सेल का आप ई एम एफ और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट निकालिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। केस सेकंड ऐसे कि स्मॉल आर अगर बहुत बड़ा है कैपिटल आर से तो स्मॉल आर बहुत बड़ा कैपिटल आर से तो आप इस बार कैपिटल आर को इग्नोर करके इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए किसको आर को। तो आपके पास कितना बचेगा एन ई अपान एन आर। तो एन से एन क्या हो गया कैंसिल कितना बच गया ई अपान आर। तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अगला आपका है पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आप क्लास 10th में आप पढ़े होंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर आप सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज का फार्मूला होता है R1 प्लस R2 और अगर आप पैरेलल जोड़ते हैं तो फार्मूला होता है 1 अपान RP इक्वल 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। ये फार्मूला आप क्लास 10 में पढ़े हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस में। तो अब देखिए कि यहाँ पे जो आपके सेल हैं ये आपका ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है और माइनस है। तो सारे पॉजिटिव एक पॉइंट पे कनेक्ट है और सारे नेगेटिव एक पॉइंट पे कनेक्ट है। ये जो आपके सारे पॉजिटिव है ना बेटा ये एक पॉइंट पे कनेक्ट है और जो आपके सारे नेगेटिव हैं वो एक पॉइंट पे कनेक्ट है। ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया और ये आपके की लगी हुई है और ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला ये होता है। तो पैरेलल के लिए हम क्या कर रहे हैं मान लीजिए आपका जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आपका कितना है, इंटरनल की बात हो रही ठीक है। तो याद रखिएगा 1 अपान आर डैश इक्वल 1 अपान आर प्लस 1 अपान आर प्लस। ऐसे मान लीजिए एम सेल हैं आपके पास एम टर्म है तो सीरीज चल रही 1 अपान आर प्लस 1 अपान आर प्लस 1 अपान आर। तो 1 अपान आर डैश इक्वल हो जाएगा एम अपान आर ठीक है। तो अब इधर आपको आर डैश की वैल्यू चाहिए तो इधर आप पलट दे तो इधर भी आपको पलटना पड़ेगा। जो काम करेंगे आप दोनों साइड करेंगे। तो आर डैश इक्वल हो जाएगा आर अपान एम। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। और आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो आर डैश की वैल्यू है वो आर अपान एम आई है तो ये आपका टोटल रेजिस्टेंस हो गया। तो बाई ओम्स लॉ तो आई इक्वल टोटल एम एफ अपान टोटल रेजिस्टेंस। टोटल एम एफ कितना है ई और टोटल रेजिस्टेंस कितना है आर प्लस आर अपान एम। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे एम का मल्टीप्लाई क्यों नहीं करो जैसे वहाँ एन का किए थे। तो याद रखिएगा सारे पॉजिटिव एक जगह पे कनेक्ट है और सारे नेगेटिव एक जगह पे कनेक्ट है। मतलब ओवरऑल जो करंट डाल कर एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, अलग अलग नहीं, पावर बढ़ा रहे हैं, एक जगह कनेक्ट हो गए हैं ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा आपका एम कहाँ चला जाएगा एलसीएम ले लीजिए आप यहाँ। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एम आर और इधर एम कट जाएगा, इधर कितना बचेगा स्मॉल आर। ये एम ऊपर चला जाएगा तो आपके पास बचेगा एम ई अपान एम आर प्लस आर, एम ई अपान एम आर प्लस आर। वही केस लगा दीजिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बहुत छोटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है तो इंटरनल रेजिस्टेंस को आप इग्नोर कर दीजिए, यानी आप इसको इग्नोर कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा एम ई अपान एम आर। तो एम से एम कैंसिल हो गया, कितना बचा ई अपान आर। ये एक सेल के बराबर होगा, करंट डाउन फ्रॉम वन सेल। अब ऐसे ही अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो गया किससे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है तो वही फार्मूला अब की बार आप आर को इग्नोर कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा एम ई अपान आर। मतलब एक सेल और करंट फ्रॉम वन सेल, एक सेल का निकाल के जितने भी सेल कनेक्ट है उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगला जो आपका टॉपिक है वो है मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस। और मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस का मतलब ये हो गया बेटा कि आपने कभी मिक्स सब्जियां खाई होंगी, मतलब सीरीज बहुत सारी सब्जियां होती हैं। तो यहाँ पे दो ही टाइप कॉम्बिनेशंस है, एक है सीरीज है और एक पैरेलल है। दोनों कॉम्बिनेशंस सीरीज प्लस पैरेलल, सीरीज प्लस पैरेलल। तो आप देख पा रहे होंगे ये आपका सेल है है ना ठीक है, ये आपका सेल है, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है ई है और ये सारे सेल हैं, बड़ा वाला प्लस है छोटा वाला माइनस है ठीक है और ये करंट है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे अगर आप इनको ऐसे देख रहे हैं तो ये सीरीज में जुड़े हुए हैं और अगर आप इनको ऐसे देख रहे हैं सारे प्लस एक जगह पे जुड़े हुए हैं और सारे माइनस एक जगह पे जुड़े हुए हैं तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशंस हो गया। मतलब इस सर्किट में आपको दोनों टाइप के कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं। तो एम रोज हैं और एन सेल हैं ठीक है। एक पैरेलल में ये दिखा रहा है आपका पैरेलल, ये आपका दिखा रहा है सीरीज। तो टोटल नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएंगे एम एन, क्या हो जाएंगे एम एन। अब यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो ठीक है। अब वो मेंशन क्या है
कि जैसे मान लीजिए कि m रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, n रोज आर जॉइन इन सीरीज, तो ना तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा NR। लेकिन अगर आप पैरेलल देखेंगे तो फार्मूला जाएगा वही जो ऊपर निकाल चुके हैं, 1/r इक्वल 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr प्लस m, तो वही जो ऊपर किए हो तो 1/r इक्वल हो जाएगा m/nr r डैश की वैल्यू चाहिए। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज में भी तो जुड़े हुए ना, एक सीरीज का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस NR हो जाएगा। ऐसे कई सारी सीरीज हैं भाई, एक में इंटरनल रेजिस्टेंस R ऐसे ही n सीरीज चल रही है, 1 का 2 का 3 का ऐसा चला जा रहा है, ठीक है, इसलिए NR लिख रहे हैं। और ऐसा पैरेलल कितना आ रहा है यहाँ, तो अब ये चेंज कर दो तो R डैश इक्वल हो जाएगा NR/m। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे, इंटरनल, ये इंटरनल हो गया और ये आपका क्या हो गया एक्सटर्नल, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ठीक है। अब ओम्स लॉ आप सब जानते हैं, बाय ओम्स लॉ क्या होता है, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो ये आपका हो जाएगा MR प्लस NR/m। आप एलसीएम ले लीजिए, टोटल EMF NE क्यों लिख रहे हैं आप, क्योंकि सीरीज भी तो है तो NE हो जाएगा, यहाँ एलसीएम M आ गया तो यहाँ हो जाएगा MR और यहाँ M से हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा NR, तो ये M कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो I को ले जाएगा MNE/MR प्लस NR, क्या जाएगा MR प्लस NR। अब ये करंट और ये कैसे रिलेट कर रहे हैं इन्वर्सली, अगर आपको करंट ज़्यादा चाहिए, ये देखिए ये और ये कैसे रिलेट कर रहे हैं इन्वर्सली, अगर आपको करंट मैक्सिमम चाहिए तो MR प्लस NR शुड बी मिनिमम, कम से कम होना चाहिए। अब सर कितना कम होना चाहिए, ठीक है, तो अब देखिएगा, तो MR प्लस NR जो होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अब ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वही चीज़ लिखी गई है, ये और ये वही चीज़ है। कैसे आप समझ लीजिए, √MR का हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास MR ही आएगा, तो फार्मूला होता है a² प्लस b² NR आएगा -2ab, तो -2 √MR NR, ठीक है। ये इसको हम जब आइडेंटिटी ओपन करेंगे यहाँ लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि √MR का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो MR आएगा, तो ये माइनस में और ये किस में है प्लस में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बस कितना बचेगा MR प्लस NR जो ये लिखा हुआ है। तो अगर ये मिनिमम रहेगा, क्या रहेगा मिनिमम, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, अगर ये मिनिमम है तभी तो ज़्यादा करंट आएगा, तो अगर ये मिनिमम है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, तो MR प्लस NR का होल स्क्वायर इक्वल 0, तो इधर भी 0 का स्क्वायर कर सकते हो, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इधर ये इधर माइनस था, मतलब ट्रांसपोज कर दो तो √MR प्लस NR, तो √ से √ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो MR इक्वल कितना बचेगा NR बचेगा, तो कैपिटल R की वैल्यू निकाल लो, NR/m, तो जो फार्मूला आपका आया है वहाँ कैपिटल R की जगह पे आप रख दो, तो आपका फार्मूला बन जाएगा I मैक्सिमम इक्वल ME/2R या NE/2R। आपको बस फार्मूले याद रखने और कैसे आ रहे हैं मैंने आपको लाइन बाय लाइन बताया हुआ है। तो सेल इस तरीके से आपका होता है ख़त्म। थैंक यू, सपोर्ट बना के रखिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और काम आपके लिए करें, ठीक है। और आप पढ़ते रहिए और कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए। थैंक यू।